बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी न्यू अमेंडमेंट बिल्स की। कि आपने देखा कि जो रिसेंटली अभी जो है वो दोबारा से मजीद जो है वो अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली हमने ये देखा कि 26th अमेंडमेंट जो है वो पास की गई अभी 2 हफ्ते पहले, ऐसा ही है। और उस 26वीं तरमीम के बाद क्योंकि उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिफाइन करनी थी और ये कहा जा रहा था कि वो स्टेप 1 है हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन हो रही है, तो उसका पर्पस यही था कि भाई पहले एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिसके थ्रू हम मजीद अमेंडमेंट्स कर सके जिनको चैलेंज ना किया जा सके और एक रास्ता हमवार किया जाए। तो अब जब 26वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद 27वीं तरमीम की तरफ बढ़े हैं। और अब आप देखें 27वीं तरमीम इसे ना कहें, बेसिकली अमेंडमेंट बिल्स हैं कुछ, ठीक है। और इनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो अगर हम ओवरव्यू लेते हैं इन बिल्स का, तो बेसिकली ये 6 बिल जो है वो पास हुए हैं। ये बहुत ही स्पीडी जो है वो पास हुए हैं, यानी कि पहले ये नेशनल असेंबली से, उसके बाद ये सेनेट से फौरन से पास हो गए और बहुत ही हैरानकुन तौर पे बहुत ही जल्दी जो है ये पास हुए। कोई इनके ऊपर जो है वो डिबेट नहीं हुई। इस वजह से आपने देखा कि भाई इसके ऊपर अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया, लेकिन जाहिर बात है उनका हमारे नंबर्स पूरे हैं तो पास हो गए। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस की गई और आर्म फोर्सेस के जो एक्ट है उनके अंदर जो है वो चेंजेस की गई हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी तो क्या बिल आया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस जो है वो अमेंडमेंट की गई है। उसके अंदर जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। बेसिकली पहले उनकी तादाद थी 17, अब उनकी तादाद कर दी गई है 34 जो है वो अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हो गई है। तो काफी ज्यादा जो है कर दी गई है। बेसिकली इंडिया के अंदर हम देखते हैं जी 34 हैं और उनका ये कहना है क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत ज्यादा उनमें डिले हो रहा है, इस वजह से हमने इसकी तादाद 34 कर दी है। वहीं पे अपोजिशन का ये कहना है कि भाई इससे आसान हो जाएगा जुडिशरी को कंट्रोल करना, इसलिए 34 की गई है। दोनों राय मौजूद हैं। और क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जाहिर बात है पास की गई थी, तो उसके बाद जो है फिर अब चीजों को मजीद इफेक्टिव बनाना था। आप ये कह सकते हैं हुकूमत ये कह रही है हमने मजीद इफेक्टिव बनाना था, जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि मजीद चीजों को कंट्रोल करना था, इस वजह से हमने किया। और हुकूमत ये कह रही है भाई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसका ये बड़ा मुतालिबा था भाई ये जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाते हैं क्योंकि जजेस की तादाद कम है, तो इसलिए हमने जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 34 कर दी एक पहले बिल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। उसके अंदर भी चेंजेस कर दी गई हैं कि आपको पता है रिसेंटली भी उसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसके तहत भी चेंज कर दिया गया था और अब भी जो है उसको मजीद जो है चेंज कर दिया गया। अमेंडमेंट बिल 2024 सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर क्या चेंज किया गया कि भाई जो बेंचेस का तयन है, ठीक है, वो कौन करेगा? वो चीफ जस्टिस करेंगे और साथ में उनके 2 मोस्ट सीनियर जजेस करेंगे। यानी 3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हेड करेंगे और साथ में 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो है मिलके जो बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो है क्या करेंगे जी, जो बेंचेस बनाया करेंगे केसेस के वो बनाएंगे। तो केसेस सुनेंगे कैसे? वो क्रोनिकल ऑर्डर के अंदर जो अकॉर्डिंगली जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सुनेंगे कि पहले इसका नाम, पहले सीनियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है। इसके अंदर मजीद क्या एडिशन की गई है जी? एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसके अलावा क्योंकि हमने ये देखा था जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर तो इन्होंने ये चेंज किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस में से होगा, मोस्ट सीनियर नहीं हो सकता। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट हर तरह के केसेस नहीं सुनेगा बल्कि उसके अंदर डिवीजन कर दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, इन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और जो आम जो केसेस हैं, ठीक है, जो केसेस हैं वो जुडिशियल हो गए केसेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस, वो बेसिकली जजेस के पास टाइम नहीं बचता उनको सुनने का, इसलिए इनको अलग से एक बेंच जो है सुना करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। और वो जो नॉर्मल केसेस हैं वो अलग से चलेंगे और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अभी जो असेंबली के अंदर चल रहे हैं लेजिस्लेशन को लेकर, इस तरह के मामला, वो सारे अलग से सुने जाएंगे। इन्होंने क्या किया जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया है इस अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है, भाई वो किस तरह से रन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चेंजेस की गई हैं जी अमेंडमेंट बिल के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद 9 थी उसको 9 से बढ़ा के जो है वो 12 कर दिया गया। वहां पे भी जो है वो उनका वॉल्यूम भी बढ़ा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के भी। आर्म फोर्सेस की अमेंडमेंट बिल की गई है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर शोर हो रहा है, तो जिसको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है वो यही है। आर्म फोर्सेस का जो बिल है उसके अंदर भी अमेंडमेंट कर ली गई पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान नेवी के। बिल के अकॉर्डिंगली जी इन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो 3 साल होते थे सर्विसेज चीफ के होते, यानी कि
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इनके जो चीफ थे इनके ओहदे 3 साल थे, अब वो 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कि 5 साल के लिए वो ओहदा हो गया आर्मी चीफ का। दूसरा ये है कि उसमें जो उम्र की हद थी 34 साल थी, 64 ईयर्स, 64 साल थी। 64 साल में अगर ये कहते हैं कि भाई अगर कोई आर्मी चीफ या किसी भी सर्विसेज ओहदे का कोई चीफ अगर 64 साल पे पहुंचा हुआ है और उसको वहां पे भी एक्सटेंशन दी जा सकती है, उसके ऊपर ये रिटायरमेंट की एज जो है वो लागू नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसको वहां से उसके बाद जो है वो 64 साल का मौजूद है, ऑलरेडी एक टर्म कंप्लीट कर चुका, तो फिर भी उसे जो है अगर एक्सटेंशन दी जाती है वो इस एज लिमिट से बाहर होगा। ये चेंज किया गया है। और इसके अंदर वो उनका ये कहना है कि भाई हमने जो है वो तीनों की बढ़ाई है, यानी कि आर्मी की भी बढ़ा दी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले हुकूमतें एक्सटेंशन दिया करती थी सिर्फ आर्मी चीफ को, तो कहते हैं भाई हमने आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी, तीनों की बढ़ा दी है, सबको इक्वल कर दिया, और जो एक्सटेंशन देंगे वो अलग से होगी। सो इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझें, जैसे हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने 2025 में रिटायर होना था 3 साल की मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से, अब वो होंगे 2027 के अंदर, तो 5 साल हो गई है। और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिलती है तो उसके बाद 2027 से लेके 2032-31 तक जो है वो मौजूद रहेंगे। 2032 तक जो है वो वही चीफ जस्टिस आर्मी चीफ होंगे। इसका मतलब अगर एक एक्सटेंशन मिलती है तो एक वजह से जो है इनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि भाई ये 10 साल मंसूबा या 10 साल प्लान आप अक्सर सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा होगा कि इसका मतलब ये तो ना जाने वाली बातें हुई कि भाई वो बादशाह बन के बैठ जाएंगे, ये तनकीद की जा रही है अपोजिशन की तरफ से। मजीद अगर हम देखते हैं जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपैक्ट जो है इसका अगर हम देखते हैं तो जो 26वीं आईनी तरमीम थी जो इन्होंने की थी, उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने क्या कहा था, भाई जो सीनियर मोस्ट जज है वो अब चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, बल्कि 3 जजेस जो है वो मोस्ट सीनियर जजेस जो है वो आया करेंगे, उनके नाम जो है कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वहां से जो भी नाम फाइनल करके भेजेगी तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा सो मोटो खत्म किया गया था, तो अब ये उसी के ऊपर जो है, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे उसको अभी क्लियर नहीं किया गया था वो कैसे बनेगा, तो ये कुछ चीजें जो है मजीद उसमें अमेंड की गई हैं। न्यू बिल अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ तो ये मजीद ये कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी अदलिया के जो पर हैं वो काट दिए गए हैं। यहां पे बिल्कुल अदलिया को खत्म ही कर दिया गया। यह अपोजिशन की तरफ से कहना है कि ये अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला है कि अदलिया ही आजाद थी, या जो डाइकोटमी ऑफ पावर थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब यहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बेसिकली कंट्रोल में है, तो ये भी अब कंट्रोल में होगी, ये कहा गया। अगर पॉलिटिकल अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन का स्टैंस इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं भाई ये मुल्क जो है वो यूं नहीं चलेगा और हम इनको कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं जी तो गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई करती है कि हमने इक्वल जो है वो एक बैलेंस चेंज किया और हमारे पास इख्तियार है कि हम जब भी चाहें इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये बिल जो है वो सदर साहब से पास होगा और उसके बाद जो है ये लागू हो जाएगा। इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं जी, जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई हैं। जैसे 18वीं तरमीम के अंदर 2010 में चेंजेस हुई थी, जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, अब यहां पे ये चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरह से मिलिट्री जो है उसका रोल मजीद बढ़ के सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम नहीं है, अब ज्यादा टाइम है, तो जाहिर बात है फिर शायद ज्यादा चीजें उनके कंट्रोल में हो सकेगी, हो सकता है। और ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या हैं कि हम ये देखते हैं कि भाई इससे फायदा भी होगा, अगर जजेस बढ़ गए हैं तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है बेंचेस का वो कम हो जाएगा और ऐसे में जो है वो चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और मिलिट्री के लिए अगर हम देखते हैं तो मिलिट्री स्टेबिलिटी होगी और वो अपनी पॉलिसीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ये कहा जा रहा है। चैलेंज एक ही है, पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट। देखिए अगर इसको हम यहां पे एनालाइज करते हैं ना पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट को, जब ऑपोजिशन जो है कोई आप ऐसी अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी अमेंडमेंट्स 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, बेसिकली जब अपोजिशन अगर एक साइड पे खड़ी है वो इसको नहीं मान रही, अलाइन नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो उसका जो असर है वो इतना ज्यादा नहीं हो सकता, वो एक तकसीम पैदा करेगा मजीद और पॉलिटिक्स को मजीद पोलराइज करेगा। से क्या होगा, अदलिया भी तकसीम पैदा होगी, एक सिलेक्टिवनेस आएगी कि भाई मुझे फलां पार्टी ने जो है वो एक्सटेंशन दी तो मैं उसके लिए काम करूं, फलां दी, तो ये चीज जो है वो हम देखेंगे, हमें नजर आएगी। और दूसरा हम ये देख रहे हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसके अंदर जो है हमें नजर आएगा कि वो कमजोर होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर अपोजिशन नहीं मानेगी तो अमेंडमेंट्स की वजह से कमजोर नहीं होगा, बल्कि ऐसी अमेंडमेंट्स जिनको जो है वो माना ही नहीं जा रहा, जाहिर बात है एक बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन की हुकूमत है पूरे सूबे के अंदर, तो अगर वो नहीं मानेंगे तो चीजें जो है वो स्मूथली कभी भी रन नहीं करेंगी। तो ये जो है वो नई चेंजेस जो है वो लाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।